दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। विश्व में कोरोना से मृतकों की संख्या 2,33,000 पार। अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत। राजस्थान में कोरोना वायरस के 33 नए केस सामने आए। 3 मरीजों ने तोड़ा दम। ओडिशा में कोरोना वायरस का एक और मामला आया सामने। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 143 के पार। राज्य में कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर बौखलाया पाकिस्तान। पूंछ सेक्टर में की फायरिंग, एक भारतीय नागरिक की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। 1 मई यानी आज महाराष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम उद्धव ठाकरे ने हुतात्मा चौक पर पुष्प श्रद्धांजलि दी। दरअसल आज ही के दिन 1960 में महाराष्ट्र अस्तित्व में आया था। उस वक्त बॉम्बे प्रदेश में गुजराती और मराठी बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। दोनों अलग अलग राज्यों की मांग करते थे। इससे पहले राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कई राज्यों का गठन हुआ था, लेकिन मराठियों और गुजरातियों को अलग राज्य नहीं मिला। ऐसे में इस मांग को लेकर कई आंदोलन हुए। इसके बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 2 राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया। दोनों राज्यों में मुंबई को लेकर भी विवाद हुआ था। मराठियों का कहना था कि यहाँ मराठी बोलने वाले ज्यादा हैं, तो बॉम्बे उन्हें मिलना चाहिए, और आखिर में इसे महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया। आपको बता दें कि भारत के 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई को अपने संस्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं। भारत के आजादी के समय ये दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। आज ही के दिन भारत में के इस राज्य महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। पहले महाराष्ट्र और गुजरात का अलग अस्तित्व नहीं था। दोनों एक प्रदेश बॉम्बे का हिस्सा थे। उस वक्त बॉम्बे प्रदेश में मराठी और गुजराती भाषा वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा थी। मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोग अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। दोनों भाषा के लोग अपने आंदोलन को दिन ब दिन तेज कर रहे थे। यूपी के सीएम योगी इस समय लाइव हैं, आपको दिखा देते हैं वहां की तस्वीरें। 1000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ आच्छादित करने का कार्य हुआ है। इसमें कामगार है, श्रमिक है, किसान है, युवा है, उद्योग में काम करने वाला जो हमारा श्रमिक है, ये सभी लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं घोषित हुई हैं जो एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए, एक कामगार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने यहाँ पर निर्माण श्रमिकों के लिए, डेली कमाने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, ई रिक्शा, रिक्शा, कुल्ली, पल्लेदार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विश्वकर्मा श्रम सम्मान से आच्छादित होने वाले उन 16 कैटेगरी के कामगारों के लिए धोबी है, मोची है, नाई है, सुनार है, कुम्हार है, राजमिस्त्री है, इन सभी प्रकार की जो कैटेगरी है, इन सब को हमने भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की और सफलतापूर्वक अब तक 30 लाख ऐसे सभी निर्माण श्रमिकों के साथ साथ अन्य सभी श्रमिकों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम एक बार फिर से अपने 30 लाख इस श्रमिक वर्ग को फिर से दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी
कामगार और श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। सरकार उनके रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देने, भरण पोषण की भत्ता की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके तो ये हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कोरोना वायरस, लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रेस मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठाया है। बता दें कि फरीदाबाद के बाद अब गुरुग्राम बॉर्डर को सील करने का फैसला लिया गया है। शुक्रवार सुबह 10 बजे से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर सील कर दिया गया है और सिर्फ उन लोगों को आने जाने की इजाजत दी गई है जिनके पास गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए पास है। इससे के साथ ही कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि जो जहां काम करता है वो वहां रहे, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा कम होगा। डीसी गुरुग्राम द्वारा एक ऑर्डर पारित किया गया है जिसमें इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी बॉर्डर्स लगते हैं उनकी सीलिंग की हुई है। सीलिंग उसमें कुछ स्ट्रिक्टर, जो पहले हम जितनी चेकिंग कर रहे थे उससे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करने के आदेश हुए हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स ऑर्डर में बड़े विस्तार से बताए हुए हैं, किस गाड़ी को अलाउ करना है, किसको नहीं करना है, एसेंशियल सर्विसेज और नॉन एसेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी अलाउ करनी है, नहीं करनी है, और प्राइवेट आदमियों के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। तो बहुत विस्तार से ऑर्डर है, उसको आज सुबह 10 बजे से हमने इम्प्लीमेंट करना है। Sir, what about the media? Will media be allowed to cross the border? There are few 5 or 6 points wherein we have been told to restrict movement of people, and media persons are not covered in those. सर, जो डॉक्टर्स रहते हैं दिल्ली के अंदर काम करते हैं या गुरुग्राम के अंदर काम करते हैं, क्या उनको आप लोग जाने देंगे अगर वो अपना आई कार्ड दिखाते हैं, या उन पर भी रिस्ट्रिक्शन है? अभी हम सिर्फ जो गुड़गांव में रह रहे हैं हॉस्पिटल्स के लिए यही इंस्ट्रक्शन है कि उनको अरेंजमेंट्स वहीं पे करें, और हम इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे। सर, पुलिस की भी एंट्री बैन होगी? कोई पुलिस कर्मी अगर दिल्ली में काम करता है, गुरुग्राम में रहने वाले या दिल्ली के हो, गुरुग्राम जी में है, तो बिल्कुल उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है। यानी कि अब सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को अलाउ होगा, या फिर कैश वैन होंगी, या फिर जो मेडिकल से जुड़ी चीजें? एम्बुलेंसेज हैं, कैश वैन्स हैं, ऑयल सिलेंडर, गैस की सप्लाईज हैं, एसेंशियल सप्लाईज, अनाज, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ों को नहीं रोका जाएगा। और इसके अलावा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसके ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ को भी इसमें छूट दी गई है, उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अलाउ की गई है। सर, हरियाणा गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉयज को या ऑफिसर्स को छूट मिलेगी इसमें? कोरोना वायरस महामारी का संकट जैसे जैसे बढ़ रहा है, सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। हर जिले और राज्य की मौजूदा स्थिति के अनुसार आगे की राह तैयार की जा रही है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 3 मई के बाद यानी अगले हफ्ते के लिए जिलों को अलग अलग हिसाब से बांटने का काम किया गया है। देश में अभी भी जिले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटे हुए हैं, लेकिन अब की बार इसके पैमाने को बदला गया है। जानकारी के मुताबिक नए नियमों के अनुसार अब अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना का नया केस नहीं आता है तो वो ग्रीन जोन में आएगा। पहले ये समय 28 दिनों का था। 3 मई के बाद की लिस्ट के लिए 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से 5 कोरोना पॉजिटिव आने से जिला प्रशासन की परेशानियां और बढ़ गई हैं। दरअसल चित्तौड़गढ़ में अब तक निम्बाहेड़ा से 25 कोरोना एक्टिव केस हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, जिसका दाह संस्कार उदयपुर में ही किया गया है। वहीं अभी कई लोगों की जांच जारी है, अभी उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है और 5 जो रिपोर्ट आई है उनमें निम्बाहेड़ा के अन्य क्षेत्रों से भी कोरोना की रिपोर्ट आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जहां लखारा गली हॉटस्पॉट मानी जा रही थी, उसके बाद अन्य जगहों से भी 3 रोगी सामने आए हैं। और वहीं चित्तौड़गढ़ मुख्यालय सहित निम्बाहेड़ा के अभी कई जांच उदयपुर में भेजी गई है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है।
यहाँ 35-36 लोग हैं और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं। क्या काम था आपका? प्रोडक्ट सेल का काम है, माल बेचने का। 8-10 महीने से मैं खुद कर रहा हूँ और 4-5 महीने से ये लोग कर रहे हैं। कितनी तनख्वाह मिलती थी? तनख्वाह पगार उन्हीं पर डिपेंड है, जैसे माल जितना सेल होता है उसकी हमें कमीशन पे था? कमीशन अकोर्डिंग। अब क्या दिक्कत आ रही? अब दिक्कत यही है कि पिछले महीने हमने यहाँ जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, तब ये लग गया था कर्फ्यू, तो हमें जाने नहीं दिया, तो हमने पैसे करवाए थे किराए के, वो हमने खाने खर्चे में लगा दिए थे। अभी हमारे पास ना तो खाने खर्चे की समस्या है एक दो, नहीं हमारे पास पैसे आए। कंपनी कुछ दे रही है आपको? देखो कंपनी का काम था हमारे को माल पहुंचाना, हमारा काम था माल सेल करना। हमने जितना माल सेल किया उतना हमें पैसा मिल चुका है। अब ना तो कंपनी के पास हमारा कोई पैसा है, न हमारा कोई कंपनी से लेना देना। पर आप गाँव जाना चाहते अब हैं? हम गाँव जाना चाहते हैं। कहाँ के रहने वाले? हम जैसलमेर के हैं और साथ साथ बाड़मेर के भी हैं और कुछ। पंजाब के मोगा के नजदीकी गांव जलालाबाद के पास एक स्कूल में हजूर साहिब से वापस लौटे 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं का हाल जानने के लिए जब जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस पहुंचे, वहीं डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक वो सब ठीक है, बस थोड़ा एहतियात रखने की ज़रूरत है। और जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 200 से ज़्यादा श्रद्धालु स्कूल में रखे गए हैं, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। वहीं रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उनको घरों में क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद तहसीलदार ने बताया कि गलोटी गांव से एक बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे सरकारी अस्पताल में के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इनके सैंपल कल जांच के लिए भेजे जाएंगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧਰਮਕੋਟ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ पंजाब के होशियारपुर में टांडा उड़मूड़ अधीन आते भूलपुर गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगभग 200 एकड़ के करीब गेहूं की फसल में आग लग गई है। दरअसल मौके पर पहुंचे तहसीलदार ओमकार सिंह ने बताया कि भूलपुर से आग शुरू हुई थी, लेकिन आग तेज हवा होने के कारण आग अन्य गांव तक पहुंच गई, जिससे करीब 200 एकड़ भूमि जो आग की चपेट में आई हुई। अब आग बुझाने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं लोगों और दमकल की 3 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन किसानों का कहना है कि उनकी लाखों रुपए की फसल जलकर खाक हो चुकी है। उनको सरकार उचित मुआवजा दे, जिससे वो अपने घाटे को पूरा कर सके। अब तक दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि पंजाब के होशियारपुर में टांडा उड़मूड़ अधीन आते भूलपुर आदि गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगभग 200 एकड़ के करीब गेहूं की फसल में आग लग गई। दरअसल मौके पर पहुंचे तहसीलदार कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इस खतरनाक बीमारी की चपेट में कुछ बड़े लोग भी आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन को भी कोरोना हो गया है। रूसी प्रधानमंत्री ने गुरुवार को राष्ट्रपति पुतिन को बताया कि उन्होंने कोरोना वायरस हो गया है। प्रधानमंत्री मिखाइल ने सुझाव दिया कि उप प्रधानमंत्री एंड्री बेलुसोव को उनकी अनुपस्थिति में एक्टिंग प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मिशुस्टिन के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के एक्टिव मामले अब कम होने लगे हैं। यहां कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर सिर्फ 50 रह गई है। गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से संक्रमित सिर्फ एक मामला ही सामने आया है। गुरुवार को 112 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें से सिर्फ एक 27 साल की महिला ही संक्रमित पाई गई। महिला सेक्टर 121 की रहने वाली है। नोएडा में जिस तरह की सख्ती है उसे देखकर लगता है कि लॉकडाउन 3 मई के बाद भी जारी रह सकता है। नोएडा में अब तक कुल 138 कोरोना मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 88 लोग अब तक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर ये है कि इससे रिकवरी होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ है। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के बावजूद आज सुबह दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान लोग सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन मंडी में भीड़ देखते ही बनती है। कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई 12 घंटे में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिले में कोरोना से मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 12 घंटे में पुणे में 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। जिले में कोरोना से मृतकों की संख्या 95 के पार पहुंच गई है। लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पिछले 12 घंटे में पुणे में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। जिले में कोरोना से मृतकों की संख्या 95 के पार है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैलता ही जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और पिछले 12 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है। मुरारी सिंह संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के पुणे में जो 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई है उसको लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का जहां मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित था, वहीं पुणे भी इसकी पूरी चपेट में आ चुका है। 12 घंटे में 3 लोगों की मौत कहीं न कहीं पुणे में कोरोना का जिस तरीके का कहर है वो साफ दर्शाता है। हालांकि इन इलाकों में प्रशासन पूरी तैयारी करके रखा है, चुस्त है, दुरुस्त है। हर इलाकों में सैनिटाइज कराया जा रहा है। बावजूद उसके बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव का मिलना कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय जरूर है। इस मामले में डॉक्टरों की और 2-4 टीमें बढ़ानी होंगे। उन तमाम इलाकों में जहां कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट मिले हैं वहां सर्च करना होगा। उन तमाम लोगों को समय से पहले डिटेन करना होगा, नहीं तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। जी मुरारी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पिछले 12 घंटे में पुणे में 3 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ ही जिले में कोरोना से मृतकों की संख्या जो है 95 के पार पहुंच गई है। पंजाब पुलिस ने अचानक हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस नाकेबंदी को सख्त कर दिया है। हरियाणा दिल्ली की तरफ से आने वाले निजी वाहनों को एंट्री देने से मना कर दिया गया है। पुलिस ने निजी वाहनों को पास होने के बाद भी एंट्री नहीं दी। वहीं जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने पंजाब से आने वाले लोगों को कल से एंट्री न देने का ऐलान किया है। यूपी में जमातियों और मरकज से जुड़े लोगों के लिए करीब 40 अस्थायी जेल बनाई गई है। वहीं गाजियाबाद पहुंचे यूपी के डीजी जेल आनंद कुमार ने जानकारी बताई। उन्होंने कहा कि सूबे में तकरीबन 40 अस्थायी जेल बनाई जा चुकी है। ये जेल जमातियों और उनके लिए बनाई गई है जो मरकज से जुड़े रहे हैं और खुद को छुपा रहे हैं। साथ ही हाल फिलहाल में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस और डॉक्टरों पर हमला भी शामिल है। गाजियाबाद की डासना जेल का निरीक्षण करने पहुंचे यूपी के डीजी जेल आनंद कुमार ने डासना जेल में कैदियों के खाने पीने और साफ सफाई के लिए जायजा लिया। लॉकडाउन के दौरान कानून तोड़ने वाले लोगों को अस्थायी जेल में रखा जाएगा। गुजरात के जामनगर को एशिया की सबसे बड़ी ब्रांड इंडस्ट्री से जाना जाता है। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से सभी फैक्ट्रियां बंद है। सरकार ने अभी कुछ शर्तों के साथ 250 यूनिटों को शुरू करने की मंजूरी दी है। लोगों को इंतजार है कि कब ये सब फैक्ट्रियां चालू होंगी। कोरोना वायरस की महामारी के चलते सभी उद्योगों को बंद कर दिया गया था। फैक्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष लाखाभाई केशवाला ने सरकार से गुजारिश करते हुए कहा है कि जामनगर में छोटे और बड़े उद्योगों को शुरू करने की मंजूरी दी जाए। जो भी सरकार की ओर से गाइडलाइन आएगी उसे फॉलो किया जाएगा। सरकार से रजूआत की है कि कोरोना जामनगर में एक ही केस था और उसको भी करीब 24 दिन हो गए हैं, तो जो हमारी दूसरी इंडस्ट्री चालू करवाई जाए तो हम उसका पूरा पालन करेंगे। जो नियम है लेबर को मास्क और सैनिटाइजिंग का जो फैक्ट्री और जो डिस्टेंस रखने का है वो पूरा ख्याल रख के अगर सरकार से हमें मंजूरी दे तो हम ये जो रोजगार हमारे मजदूर है उसको रोजगार मिलेगा और जितना एक्सपोर्ट के ऑर्डर है उसके एक्सपोर्टरों के जो जॉब वर्क कर रहे हैं इसमें से करीब 700-800 कारखाने तो ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट का जॉब वर्क कर रहे हैं, तो उसको भी एक्सपोर्टरों को भी काफ़ी मदद मिल जाएगी। और करीब 800 कंटेनर अभी कंडला बंदर और मुंद्रा बंदर पर है, तो उसको भी छुड़ाया जाएगा, तो डैमरेज में से भी व्यापारी बचेंगे। तो ये अगर सरकार सी नियम के अनुसार हमारी इंडस्ट्रीज को चालू करने दे तो हम पूरे नियम। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने और उन्हें घर में ही सुरक्षित रहने की सलाह और हिदायतें कुछ तो काम कर रही हैं, और लेकिन कहीं कहीं लोग सिरे से बेपरवाह हैं। उन्हें ना तो अपनी फिक्र है और ना दूसरों की चिंता। कुछ लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, कायदे कानून से आदतन खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने लोगों को घर में ही सुरक्षित रोके रखने के लिए रखवाली का ग्रामीण तरीका अख्तियार किया है। दरअसल पुलिस ने चांदनी महल के लोगों को घरों में महफूज रखने की हिदायतों के साथ गलियों में बिजुका उतार दिया है। जिले में के पुलिस उपायुक्त संजय भाटिया कहते हैं कि इसके जरिए हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि घरों से बाहर निकलना खतरा है। बिजुका कहता है घर में रहिए। तो यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी जब अवेलेबल हुई तो स्टाफ का टेस्टिंग कराई गई। ये पाया कि हमने
उसमें से 80 के करीब लोगों का टेस्ट हुआ, जिसमें जो 9 लोग थे वो पॉजिटिव पाए गए। तो इन 9 लोगों की जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई तो 26 लोग वो थे जो पुलिस स्टेशन के बैरक्स में रह रहे थे या वहीं पर रहकर काम कर रहे थे, इन लोगों से मिल रहे थे। तो हमने 26 लोगों को थाने के अंदर ही क्वारंटाइन कर दिया था और ये हिदायत दी थी कि ये लोग बाहर ना निकलें और अंदर रहकर काम करें। हमने एक कुछ नई चीज़ें भी अपनाई हैं। हमने एक स्केयर क्रो टाइप कोविड-19 का एक पुतला बनाकर काफ़ी जगह चांदनी महल के इलाके में जगह जगह लगाया है, ताकि लोग उसको देखकर थोड़ा सा अपने आप में स्वयं जो है डरें भी और ये चीज़ को महसूस करें कि हमें बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है, घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें और जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ने में हमारी। दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर में कोरोना वायरस से कुछ लोग संक्रमित हो गए हैं। आजादपुर में कोरोना के मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। व्यापारियों और मजदूरों में दहशत है। पिछले 6 लोग कोरोना की चपेट में आए, फिर 5, जिसके बाद कुल संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। कई व्यापारी धंधा पानी छोड़कर मंडी से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं कुछ अभी भी कारोबार कर रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था की जांच की दृष्टि से जोधपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में लगे कर्फ्यू क्षेत्र का दौरा किया और अधिक हॉटस्पॉट बने क्षेत्र सिवांची गेट का जायजा भी लिया। वहीं पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त कड़े करने के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर के साथ डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव, आरपीटीएस के राजेश मीणा समेत अन्य अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन को लेकर सख्ती दिखाने और बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ये रिपोर्ट्स भी, केसेस भी ज़्यादातर उन्हीं एरियाज़ के हैं जहाँ पे पहले से कर्फ्यू लगाया हुआ है और जहाँ पे एहतियात बढ़ता जा रहा है। तो उन व्यवस्थाओं को अगर और कहीं उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, कहीं और थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत है, उसी हिसाब से हम राउंड ले रहे हैं। राजस्थान की सांगोद विधानसभा से कांग्रेस विधायक भारत सिंह कुंदनपुर ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और राज्य में शराब की दुकानें खोलने की अपील की है। विधायक ने पत्र में ये लिखा है कि लॉकडाउन में अवैध शराब का धंधा काफी बढ़ा है, जिससे रोकने के लिए शराब की दुकानें खोलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बाजार में शराब की काफ़ी मांग है। लॉकडाउन में शराबबंदी के दौरान सरकार के राजस्व को बहुत नुकसान हो रहा है। शराब पीने वालों के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। साथ ही विधायक ने लिखा है कि जब कोरोना वायरस शराब से हाथ धोने से साफ हो सकता है, तो शराब पीने वाले गले से भी वायरस समाप्त हो सकता है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ।